Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजिशन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से ट्रांजिशन मेटल शो करता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने बात कर लिया था, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। आज जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पहले बात करेंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करेंगे। इससे पहले की बात करें ट्रांजिशन मेटल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पहले ये बात करें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में अराइज ही क्यों करता है। फिर आते हैं ट्रांजिशन मेटल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज आपको जानना है। सबसे पहले तो ये समझो कि चार्ज पार्टिकल, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस में भी चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज पार्टिकल अगर स्पिन करता है तो उसके स्पिन के वजह से उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है। लेकिन क्योंकि अभी न्यूक्लियर स्पिन कंसर्न नहीं है +2 लेवल पे, इसलिए बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज करता है। देखो, चीजों को थोड़ा आराम आराम से सुनो। ये नहीं है कि एक बार में ही तुमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम भी एक बार पहले ऐसे बोल दे रहे रफ, एक समझो कि एक रफ आइडिया तुमको मिल जाएगा, और उसके बाद फिर से हम एक एक चीजों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे दिमाग में सही से जा पाए। तो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन, तुम जानते हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, आज के डेट में हम लोग कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, और बोर्स एटॉमिक मॉडल में कहते थे सर्कुलर पाथ। पाथ कंसर्न अभी नहीं है, कंसर्न ये है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है तो उसका एक स्पिन होता है, तुम जानते हो, वो या तो क्लॉकवाइज स्पिन में स्पिन करता हुआ आगे बढ़ता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ आगे बढ़ता है। क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं अप स्पिन से, और एंटी क्लॉक को हम लोग ऐसे दिखाते हैं डाउन स्पिन से। ये एक्चुअली हुआ क्लॉक और ये हुआ एंटी क्लॉक वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बाद हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे। स्लो इसलिए हो जाएंगे कि तुम चीजों को थोड़ा सा समझो कि क्या कह रहे हैं, एक्चुअली मैटर क्या है, क्या बताना चाह रहे, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे। न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो उसके स्पिन के वजह से, क्योंकि मैंने पहले ही क्या कहा कि चार्ज पार्टिकल के मोशन के वजह से, उसके स्पिन के वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज करता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, उसके स्पिन के वजह से अब इलेक्ट्रॉन, जिसपे कि चार्ज भी है और अब वो स्पिन भी कर रहा है, सो इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एक टाइनी मैग्नेटिक पोल के जैसा। हम मैग्नेट नहीं कह रहे, हम कह रहे मैग्नेटिक पोल। और तुम जानते हो कि ठीक है, टाइनी इसलिए कह रहे कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, जो स्ट्रेंथ कहते हो, पोल स्ट्रेंथ, वो बड़ा नेग्लिजिबल होगा, छोटा सा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आप ले रहे हैं तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल। लेकिन जब हम एलिमेंट लेवल पे आएंगे तो वो अप्रिशिएबल वैल्यू आ जाता है। तो पहले अभी इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर ले कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर रहा है एक टाइनी मैग्नेटिक पोल के जैसा। अब तुम जानते हो कि पोल दो होता है, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। इसको जरा सा इंड को क्लोज कर दो तो तुमको खुद ही बात समझ में आ जाएगा। अगर हम इंड को ऐसे क्लोज कर दे रहे हैं तो देखो तुमको समझ में आ रहा कि साउथ वाले को जब हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, दिख रहा है। और नॉर्थ वाले को जब हम थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे तो देखो डायरेक्शन एरो का, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग जिस इलेक्ट्रॉन के स्पिन को क्लॉकवाइज शो करते हैं, अब तुमको ये पता है कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी कि आप पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज ले रहे हैं या दूसरे को, लेकिन ये जरूरी है कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी दोनों का स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल होना चाहिए।
तो यहां से ये कह रहे कि जो क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तुम समझो कि वो बिहेव करेगा कैसा, साउथ पोल के जैसा, और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल के जैसा। अब मान लो तुम्हारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके पास सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जैसे मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि हीलियम जो है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, यानी वो मैग्नेटिज्म शो करेगा या नहीं शो करेगा। तो हीलियम आप कैसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 2, और आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2। जब आप ऑर्बिटल डायग्राम दिखाते हैं इसका, यानी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे एस ऑर्बिटल में, एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। यानी अगर एक ये बिहेव कर रहा होगा टाइनी साउथ पोल के जैसा, तो ये बिहेव कर रहा होगा नॉर्थ पोल के जैसा। ये हम एक एटम के लिए बात कर रहे हैं, और तुम्हारे पास अगर हीलियम गैस है तो वहां ऐसा बहुत सारा हीलियम एटम है। लेकिन हर एक एटम लेवल पे जब आप बात कर रहे हैं, एक सिंगल एटम, उसी का तो रिजल्टेंट पूरा एलिमेंट होगा, पूरा गैस होगा। तो सिंगल एटम पे जब आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि साउथ पोल का भी वो बिहेवियर शो कर रहा है और नॉर्थ पोल का भी बिहेवियर शो कर रहा है। अब मान लो तुम हीलियम को उठा करके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब आसपास अगर आप एक हैवी मैग्नेट रख दे रहे हैं। हैवी मैग्नेट इसलिए कि उसका फील्ड स्ट्रांग होगा और आपको एक्सपेरिमेंट समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में तुम रख दिए। जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, ये जो सपोज करो कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड था, मान लो एक एग्जांपल से कि मान लो किसी को मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता, लेकिन इतना सारे बच्चे को 12th क्लास में समझ में आता है कि सिमिलर पोल एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल, और अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट। मान लो सिर्फ पोल के हिसाब से ही बात करें, फिजिक्स में अगर हम नहीं इन करें, हम तुमको सिंपली ये समझाए कि मान लो तुम्हारा जो मैग्नेट तुम रखे थे, सपोज पोल के हिसाब से ही तुम देखो कि यहाँ पर साउथ पोल है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो तुमको क्या समझ में आ रहा कि ये जो साउथ पोल है ये इस नॉर्थ वाले को अपने तरफ क्या करता होगा, अट्रैक्ट। मान लो एक एग्जांपल के लिए, ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, लेकिन मान लो सिर्फ तुम समझो चीजों को कि उस अट्रैक्शन के वजह से ये जो नॉर्थ पोल था, मतलब जो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन था, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला, मान लो वो 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर थोड़ा सा इसके तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब क्योंकि तुम्हारे पास सेम स्ट्रेंथ का एक साउथ पोल भी है, तो ये जितना अट्रैक्ट हुआ होगा ये उतना ही, यानी सेम मैग्नीट्यूड से रिपेल हो गया होगा, क्योंकि सिमिलर पोल है। तो ये यहाँ था, हम कह रहे हैं यहां से, मान लो ये ग्रीन वाला जो लाइन है यहाँ पर था, साउथ पोल के वजह से जो नॉर्थ वाला था वो थोड़ा आगे बढ़ गया, और फिर साउथ के वजह से साउथ उतना ही रिपल हो गया, तो वापस उसी जगह पर पहुंच गया ना, देखो फिर लाइन के पास आ गया, पहले आगे बढ़ा और फिर वापस वहीं पे आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये मैग्नेटिज्म शो ही नहीं किया, क्योंकि मैग्नेटिज्म शो करने का मतलब, उसी को हम लोग एक दूसरे भाषा में कहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हुआ। जब कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि खाली वो अट्रैक्ट ही हुआ। अरे अट्रैक्शन और रिपल्सन तो डिपेंड करेगा कि वहां आप कौन सा पोल रखे हुए हैं। मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करने को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हुआ, और सपोर्ट नहीं करने को, सपोर्ट करने का मतलब आइदर अट्रैक्शन यानी पैरेलल, और रिपल्सन मतलब एंटी पैरेलल। नेट रिजल्ट हम बात कर रहे हैं कि नेट अगर कोई चीज अट्रैक्ट हो जाए या यानी पैरेलल चले जाए, या रिपेल्ड भी हो जाए, रिपल्सन भी शो करे यानी दूर भी चले जाए, तो हम लोग कहेंगे वो मैग्नेटिज्म दिखाया। लेकिन ना अट्रैक्ट हो ना रिपेल हो, इनफैक्ट उसी को हम लोग कहते हैं कि खुद को परपेंडिकुलर, फिजिक्स में ये पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म में कि खुद को परपेंडिकुलर अलाइन कर ले। इसका मतलब क्या, सीधे से कि वो जहां था वो वहीं रह गया। उसी को दूसरे तरह से कहते हैं कि इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो मैग्नेटिज्म शो ही नहीं किया। तो वैसे सब्सटेंस के जैसा ही यहाँ पर केस होगा, जो मैंने सेकंड केस कहा कि मैग्नेटिज्म को ये सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जितना इसके पास क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है 1, इस केस में हीलियम के केस में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और फाइनली ये मैग्नेटिज्म शो ही नहीं कर पाएगा। ऐसे सब्सटेंस को जो मैग्नेटिज्म नहीं शो करता,
मैग्नेटिक मूवमेंट को यहाँ हम लोग लिखेंगे न्यू से। तो ये समझो कि जो मैग्नेटिज्म नहीं शो करता, जिसके लिए न्यू का वैल्यू 0 आ जाता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ये सब पढ़े हो फिजिक्स में, लेकिन टर्म को थोड़ा सा यहाँ पर भी बात करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका 0 हो, उसका कोई भी एटम मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। कहोगे पेयर्ड होने से क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे जितना साउथ पोल का मैग्नीट्यूड आ रहा है उतना ही नॉर्थ पोल का भी मैग्नीट्यूड आ जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो 0 हो जा रहा है। हम लोग ऐसे सब्सटेंस को ही कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और प्रॉपर्टी को कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। ये चीज आप एक जगह पर और पढ़े हैं, कहोगे कहाँ पढ़े हैं टीचर, तो आई विल मेक यू रिमाइंड कि दिस वाज इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 सॉलिड स्टेट। याद आ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना था। हालांकि इस बार 2021 के लिए और 2020 के लिए, ये 2 साल जो कोविड वाला साल है, उसमें वो टॉपिक को डिलीट कर दिया गया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप नहीं पढ़ेंगे। तो जो लोग वहां नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, यहाँ पर उसको अच्छे से पढ़ो। ये हम कह रहे हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे, यानी आप ये याद रखेंगे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वैसा सब्सटेंस मैग्नेटिज्म नहीं शो करेगा, और हम लोग वैसे सब्सटेंस को ही कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्योंकि जाहिर सा बात है, अगर एक एटम मैग्नेटिज्म नहीं दिखा रहा तो उसका जो सारा एलिमेंट है वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, यानी रिजल्टेंट जो है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट का 0 हो जाएगा। और हम लोग सब्सटेंस को क्या कह रहे हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब तुमको याद होगा कि हम लोग डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल के लिए जब बात करते थे तो कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता था, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल हम लोग उसको कहते थे जहां पर मेटल एटम या आयन का कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर के D9 तक होता था। और स्यूडो ट्रांजिशन जो बताया था जिंक कैडमियम मरकरी, वहां D10 कॉन्फ़िगरेशन आता था। तो अभी हम सिर्फ D10 के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर D0 भी आ जाए, कहीं पर ऐसा हो जहां आप मेटल आयन लिख रहे हैं और वहां कॉन्फ़िगरेशन D0 आ जाए, अभी क्वेश्चन लेंगे, तुम चीजों को पहले एक बार सुन लो फिर आराम से आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग D0 या D10 अगर आ जाए, तो D0 मतलब D में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और D10 कहने का मतलब है फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल, यानी फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो है, मेटल के लिए बात करो या मेटल के कंपाउंड के लिए बात करो, जिसके लिए भी आप बात कर रहे हैं, मेटल और मेटल आयन, अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 आता है तो वैसा सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे कि वो कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और डायामैग्नेटिक बिहेवियर कहने का मतलब वो मैग्नेटिज्म को रिपेल करेगा, यानी वो मैग्नेटिज्म शो ही नहीं करेगा। और अगर आपको कभी रीजनिंग के लिए आता है असर्शन रीजन में कि डायामैग्नेटिक बिहेवियर कोई क्यों शो करता है, तो आप उसके लिए रीजन क्या बोलेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी आपको ये बात समझ में आया कि इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो एक का पोल स्ट्रेंथ दूसरे के पोल स्ट्रेंथ को कैंसल आउट कर देगा, और इसीलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सीधे आपको लिखना है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, या आप लिख सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जो भी तुमको अच्छा लगे, कंटेंट आप सही से समझिए, लैंग्वेज तो आप खुद से लिखेंगे। जबकि अगर मेटल या मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए भी बात कर रहे हैं, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 तक कुछ भी आता है, तो क्योंकि पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार जाओ पीछे और पिछला वाला वीडियो देखो कि D1 से D9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। हालांकि जब आप D1 से D5 में जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट जाकर के देखो। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो तो अभी आगे जब बढ़ेंगे ना तो तुम्हारा डाउट क्लियर होगा, क्योंकि हम भी अभी जब इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो हमको भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही होगा और तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर रहे हैं वो करके दिखाना ही होगा। सो डोंट वरी। हम क्या बोले, D1 से D9 में क्योंकि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है यानी मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है, या तुम कहो कि मैग्नेट से अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है, वैसे सब्सटेंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक एग्जांपल हम करके दिखा रहे हैं, डोंट वरी।
कि कैसे ये हो रहा है। किसी को लग रहा होगा कि डायमैग्नेटिक तो समझ में आया, पैरामैग्नेटिक तो समझ में ही नहीं आया। मान लो अभी के लिए अगर हम बात करें कि हम नहीं बात कर रहे हैं, चलो डी ब्लॉक हम नहीं ले रहे, आयरन हम नहीं ले रहे, कॉपर, लेकिन मान लो एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं सोडियम, एक सिर्फ एग्जांपल को समझो, या मान लो हम ले रहे हैं लिथियम, और हमको पता करना है कि वेदर इट विल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और नॉट। तो अगर आप लिथियम लेते हैं, ये लिथियम एस ब्लॉक है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ टीचर डी ब्लॉक में लिथियम एक्सप्लेन कर रही है, ये सिर्फ इसलिए कि हम कंटेंट को आपको इसको लेकर के समझा रहे हैं। आप डी ब्लॉक का एग्जांपल जब अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो आप इसी बेसिस पर खुद प्रैक्टिस करिए, जो आपको बेनिफिट होगा। लिथियम आप एटॉमिक नंबर 3 आप क्या लिखते हैं, हीलियम 2s1, या मान लो कोई अगर ऐसे लिख रहा है कि नहीं हम कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पूरा 1s2 2s1। अब यहाँ देखो क्या होगा, 1s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2s मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कहा था मैंने कि जो अप स्पिन वाला है यानी क्लॉकवाइज वाला, अगर तुम उसको कह रहे हो साउथ पोल, तो डाउन स्पिन वाला उसके अपोजिट यानी नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। फिर ये वाला कैसा बिहेव किया, साउथ पोल। तो अब देखो ये साउथ इस नॉर्थ के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा, लेकिन इसका इफेक्ट तो रहेगा ना, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसका इफेक्ट रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होता, तो तुम जैसे पढ़े हो कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो सपोज करो कहीं पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो कहीं पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑफ कोर्स इसके रिजल्टेंट से ज्यादा होगा। आते हैं अभी उस चीज को कैलकुलेट करेंगे, पहले आप क्वालिटी समझ लीजिए। ये क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन हुआ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेनली 2 टाइप का हो सकता है, एक वो जो मैग्नेटिज्म शो करे उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो नहीं मैग्नेटिज्म को सपोर्ट कर रहा है उसको कह रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बाकी तो अब आगे बात करेंगे ही। तो अगर इसके लिए कोई कहता तो हम कहते हैं इसके वजह से मैग्नेटिज्म ये शो करेगा, इसको कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है। तो अब जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिज्म शो करेगा, मतलब उससे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल जो है वो खुद को अलाइन करेगा। जिस तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे, सीधे से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगा रहे हैं तो जिस तरफ नॉर्थ वाला फील्ड होगा ये उस तरफ जो है अट्रैक्ट होगा, यानी ये मैग्नेटिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे सब्सटेंस को मैंने क्या कहा, हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर तुमको असर्शन रीजन में होता है कि कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, यानी पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो करता है, तो आप क्या कहेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो हम कह रहे हैं, ये हम पहले भी बोले कि ये तुम्हारा क्वालिटी हुआ कि पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, लेकिन क्वांटिटी कितना। जैसे अभी हम तुमको कहे कि अगर किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नो डाउट उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो सब एक दूसरे को ऐड करेगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा। देखो जब ये जान गए कि क्वालिटी वाइज हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेनली 2 तरह से डिवाइड कर रहे हैं, एक वो जो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करे उसको कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो मैग्नेटिज्म अपोज करे उसको कह रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब सवाल है, अगर हमको क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन चाहिए, हमको ये पता करना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा या कम नहीं, कितना ज्यादा कितना कम, मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए। फॉर्मूला इज म्यू, इसको मालूम है सबको कि ये म्यू पढ़ते हैं हम लोग, है ना। म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एन एन प्लस 2, यूनिट लिखेंगे इसका बोर मैग्नेटॉन Bm। क्योंकि इस फॉर्मूला में आप सिर्फ n यूज कर रहे हैं, n क्या है यहाँ, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप जिस भी एलिमेंट या कॉम्प्लेक्स या आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना चाहते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, और फिर ये फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर कितना है। सो n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये म्यू जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक मूवमेंट के मैग्नीट्यूड को। अब एक चीज, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसको लेकर के हम लोग करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आपका काम है वो ये कि आप 1 मिनट टाइम लीजिए और इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए।
इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला, या कहीं कहीं देखोगे लिखा हुआ स्पिन स्पिन फॉर्मूला। तो क्यों कह रहे हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला या स्पिन स्पिन फॉर्मूला? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन को खाली हम लोग कंसीडर किए, जबकि तुम याद करो जो तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उसमें तुम पढ़े थे ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के बारे में। जब एफ ब्लॉक के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट अभी नहीं पढ़ना है, सो डोंट वरी, जब हायर लेवल पे जाते हैं तो वहां जब हम लोग ऑर्बिटल स्पिन को भी कंसीडर करते हैं टू फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पेशली हम एफ ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन आपको वो कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि आपके लेवल में जो फॉर्मूला आपको यूज करना है थ्रू आउट, यानी अभी भी फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी, वो स्पिन ओनली फॉर्मूला ही यूज करना है। तो इस फॉर्मूला को ही तुम बहुत अच्छे से देख लो, फिर कुछ पॉइंट्स हमको बात करना है वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देखो उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। देखो एक चीज जो इस फॉर्मूला से भी तुमको समझ में आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी वो सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। और फिजिक्स में ये चीज पढ़े हो कि जब पैरामैग्नेटिज्म ही बहुत बढ़ जाता है तो हम लोग वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, और सब्सटेंस को कहते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जैसे कि वहां पढ़े हो आयरन, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम, ये सब क्रोमियम ऑक्साइड, ये सबको हम लोग लेते हैं कि वो सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां पर बहुत ज्यादा हो गया, मैग्नीट्यूड उसका बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुमको यहाँ रीजनिंग में होगा, ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हो तो रीजनिंग में आपसे एक क्वेश्चन होता है कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक, जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा उसका आपको नाम बताना है। हम तुमको थोड़ा सा याद दिलवाना चाहेंगे, तुम याद करो स्कैंडियम हम लोग लिखते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, आर्गन 4s2 3d1। इस चीज को ना बार बार लिखेंगे, इसलिए हम ये फर्स्ट डे ही तुमको बोले थे कि कॉन्फ़िगरेशन पे तुमको बड़ा कमांड होना चाहिए, 3D सीरीज का सारा मेंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और एक ट्रिक भी बताए थे, याद होगा तुमको, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी में कॉइन, निकल, कॉपर और जिंक के, याद आ रहा है? तो ये आपका 10वां एलिमेंट हो गया। यहाँ क्या लिखते थे, D2, ये क्यों लिख रहे हैं अभी समझा रहे, यहाँ लिखते थे D3। यहाँ याद करो D4 होना चाहिए था, लेकिन सिमेट्री और स्टेबिलिटी फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ S2 नहीं लिख करके हम लोग लिखते थे S1D5, है ना। और फिर मैग्नीज आप लिखते थे S2D5, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन ही होता मैग्नीज का। देन यू राइट S2, यहाँ पर D6 होता था, यहाँ D7 होता था, 27 होता है कोबाल्ट का, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। ये याद होना चाहिए, अदरवाइज अभी भी फंसोगे, फिर अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां भी प्रॉब्लम होगा। तो बेटर है इसको याद कर लो, और ट्रिक भी बता दिया, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है। ये D9 होना चाहिए अगेन, लेकिन आप जानते हैं हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, तो आप इसको फिर से S1 और D10 करते हैं। क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कह रहे हैं ना, बहुत सारा रीजनिंग क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना ही होगा, और ये D10 हो गया। अब जो पॉइंट मैं कह रही हूँ उसको जरा सा समझो कि तुमसे एक क्वेश्चन ये होता है कि 3D सीरीज में या ट्रांजिशन मेटल में सबसे ज्यादा जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है वो कौन शो करता है। और यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा उसी का मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो जनरली जो एक दिमाग में बात रहती है मैग्नीज के लिए कि D5 कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज में होता है, तो वहीं पर जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा, यानी मोस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट मैग्नीज ही होगा। बट द आंसर विल बी क्रोमियम। मोस्ट मैग्नेटिक अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट है, तो मोस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या कहो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म जो सबसे ज्यादा होगा, वो किस में होगा, क्रोमियम में। तो सवाल है क्यों यहाँ, हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन देखो जब आप, तुमको खुद ही मिल जाएगा। जब आप लिख रहे हैं S2, इसका मतलब है आप दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं जो कि पेयर्ड है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आया, हम अभी बताएं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो इसके वजह से आएगा D1।
वैसे यहाँ D2 यानी यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, D याद है ना, D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होता है। अगर आप D1 लिखते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। जब आप D2 लिखते हैं तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब आप D3 लिखते हैं तो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब आप D4 लिखते हैं, जो कि आप नहीं लिख रहे, आप उसको D5 कर दे रहे, तो D5 जब आप कर रहे हैं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारे दिमाग में आएगा। यहाँ पर भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टीचर, यहाँ भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे नहीं, यहाँ 5 अनपेयर्ड डी वाला और एक sb तो है, सो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स व्हाट, 6। इसी से तुमको बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम कह रहे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके बाद देखो 5 के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होने लगेगा। जब आप D6 लिख रहे हैं तो आप यहाँ पेयर्ड कर देंगे, नाउ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 4, और ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे ना तो ये डिक्रीज होता जाएगा। 7 में यहाँ आप लिखेंगे 3, 8 में आप यहाँ लिखेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब 10 होगा तो यहाँ 1 होगा बिकॉज ऑफ S1, और यहाँ पर फिर से आप क्या कहने लग जाएंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक ठीक है कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा बिकॉज ऑफ दिस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर तुम जिंक को देखो, जिंक जो है वो कैसा शो करने लगेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिंक, मेरी बात ध्यान से समझना, जिंक इज डायमैग्नेटिक। और वैसे भी ये तो शुरू में ही बताए थे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी स्यूडो ट्रांजिशन मेटल है, और स्यूडो ट्रांजिशन मेटल का प्रॉपर्टी, उसका नाम ही स्यूडो ट्रांजिशन इसलिए है क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल का प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। देखो एक बात जो हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं, सीखना अगर चाहते हैं तो बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। लेकिन वीडियो में टीचर के पार्ट से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर हम बीच में तुमको गैप दे और बोले कि अभी पहले कर लो याद, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या दिमाग में बिठा लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और फिर बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। तो बेटर ये है कि जब लगे कि नहीं अब थोड़ा ज्यादा हो गया, 5 मिनट हम देख लिए, अब हमको लग रहा है कि अब आगे बढ़ जाएंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, तो वीडियो पॉज करो, एक बार 2 मिनट टाइम लो और पिछले चीज को एक बार जो है रिकॉल कर लो और फिर आगे बढ़ो। या फिर एक दूसरा तरीका जो मैं बार बार कहती हूँ कि एक बार तो आप पहले पूरा शुरू से आखिरी तक देख लीजिए, उसके बाद कुछ चीजें पहली बार ही आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप जहां जहां लगे कि ये चीज समझ में आ गया थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बढ़ाओ, और जो नहीं समझ में आया वहां फिर से थोड़ा सा स्लो आराम से देखो, पूरे कंप्लीट लेक्चर को सुनो। लेकिन अगर समझ में ना आए, और हाँ नोट्स मेकिंग पे जो हम बार बार कहते हैं, वैसे तो लोग कहते हैं कि आप पढ़ते जाइए नोट्स बनाते जाइए, हम कभी इस चीज को सजेस्ट नहीं करेंगे कि पढ़ते जाइए नोट्स बनाते जाइए, अदरवाइज इंड में वही होगा कि नोट्स तो बन जाएगा, कॉपी मोटा और दिमाग पूरा खाली। तो बेहतर यही है कि पहले चीजों को सुन लो, वीडियो कहाँ चला जाएगा, वही रहेगा। पहले एक बार कंटेंट को अच्छे से समझ लो, जब लगे कि हाँ हम सारा कुछ समझ गए हैं, तो पहले ही कहा है कि चैप्टर जैसे जैसे खत्म होता जाएगा ना, तो लास्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ लेंगे, एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। और या फिर अगर लगे कि नहीं हम तब तक नहीं रुक रहे तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से जो है वो जब एक बार हो जाए सारा कुछ तो पिछला फिर वीडियो निकालिए नंबर 1 से, और जहां जहां लगे कि ये नोट करना है नोट कर लेंगे, लेकिन समझना पहले इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने क्या कहा कि क्रोमियम के केस में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा, तो आंसर विल बी क्रोमियम, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर कितना है, 6, इट हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको यहाँ से पहले सीख लेना चाहिए, क्वेश्चन को ले उससे पहले तुमको यहाँ से सीख लेना चाहिए, वो क्या कि एक एग्जाम्पल तो करें हम लोग कि आखिर मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड क्यों। हमसे कोई पूछेगा, सपोज करो क्वेश्चन कि मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करिए Fe2+, हमको Fe2+ का मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जो तुम लोग गलती करते हो वो क्या करते हो वो देखो। मान लो आयरन का एटॉमिक नंबर मोस्टली दिया ही रहेगा 26, लेकिन नहीं दिया रहे तो मैंने पहले भी कहा है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर नहीं भी दिया होगा। कुछ एप्लीकेशन ऐसा भी है जहां आपको एप्लीकेशन पूछेगा एटॉमिक नंबर रिक्वायर्ड है लेकिन वो दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। तो 26 आप लिखेंगे आर्गन
4s2 3d6। भूल करके भी आप ऐसे नहीं करेंगे कि Fe2 प्लस मतलब 26 में से, जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारे दिमाग में कि 2 प्लस है इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमको हटा देना है, ये हो गया 24 और हम 24 से लिख लेंगे। तो 24 से जब लिखोगे ना यू विल गेट आर्गन 4s2 3d4। ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और जब कॉन्फ़िगरेशन ही रॉन्ग है तो आंसर क्या सही निकलेगा। इस बात को ध्यान देना कि जब भी हम लोग कटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि अबव प्रिंसिपल याद करो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए था, रिमूव करने के लिए नहीं। तो आप इसीलिए पहले अबव प्रिंसिपल लिख के अकॉर्डिंग आप पहले लिख लीजिए, इंक्रीजिंग एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आप पहले इलेक्ट्रॉन डालिए एंड देन यू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आपको यहाँ पर 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, तो आउटर मोस्ट सेल थर्ड नहीं है, फोर्थ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से हटाएंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाएंगे यू विल गेट आर्गन 3d6। जब 3d6 लिखोगे तो d6 मतलब अभी करके दिखाया है, जब उसको d ऑर्बिटल्स में तुम इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाओगे तो you will get how many unpaired electron? 4 unpaired electron, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 4। आप किस चीज में इंटरेस्टेड थे? आप इंटरेस्टेड थे मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने में, यानी न्यू फाइंड करने में। तो म्यू कैसे फाइंड करते थे? म्यू का फॉर्मूला था अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन स्क्वायर रूट में। तो n हो गया 4, 4 प्लस 2 ये स्क्वायर रूट, 4 प्लस 2 6, 4 जा 24 बोर मैग्नेटॉन। ये जब तुम फाइंड करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 से कम आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया 4.89 बोर मैग्नेटॉन। अब एक चीज जो आप यहां से और समझेंगे, कभी कभी क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा जहां एलिमेंट का नाम ही नहीं दिया रहेगा। कोई एलिमेंट है जो किसी लिगेंड का नाम देगा, इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट जब कैलकुलेट किया गया इट कम्स 2 पॉइंट समथिंग, इट कम्स 3 पॉइंट समथिंग, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आपको 4 ऑप्शन होगा। उस समय तुमको मुश्किल ये लगने लगेगा कि एटॉमिक नंबर ही नहीं दिया, हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, और जब कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिख पाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दिया हुआ है, इसमें ये जो आगे का नंबर आपको दिख रहा है डेसिमल के पहले वाला इंटीजर, यही एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तुम देखो यहाँ 4 था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू का वैल्यू आया 4.89। दूसरे तरह से भी समझ सकते हो, इसको हम ऐसे भी बात करेंगे कि एक्चुअली होता ये है कि जो भी आपका नियरेस्ट होल नंबर आता है म्यू का, नियरेस्ट होल नंबर जो भी आपके म्यू का आता है, आप उसमें से अगर 1 माइनस कर देते हैं, नियरेस्ट होल नंबर ऑफ म्यू माइनस 1, जब आप ये करते हैं तो यही आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे देखो मान लो कोई इसको यूज करता है, यहाँ देखता 4.89, सो नियरेस्ट होल नंबर इज व्हाट 5, 5 माइनस 1 इज 4, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। तो ये दो तरह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और एक रीजनिंग जो आपको लास्ट में बताना है वो ये कि जिंक जैसा वहां दिख रहा है आपको कि D10 कॉन्फ़िगरेशन के वजह से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो नेक्स्ट रीजनिंग आपको ये याद रखना है कि जिंक, अगर हम कहते हैं Cu प्लस, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर हम कहते हैं Cu प्लस, तो Cu प्लस मतलब ये आउटर मोस्ट सेल, ये 4s था, ये 3d था, आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा देते, तो Cu प्लस अगर हम कह रहे हैं, हम Zn या Zn2 प्लस कह रहे हैं, 2 प्लस मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप हटा देंगे। ये कैडमियम के लिए भी है, बिल्कुल जो सीरो ट्रांजिशन बोले थे वो तो है ही। ये 3d सीरीज में अगर हम बात करें तो, और स्कैंडियम अगर हम 3 प्लस बात करें तो, स्कैंडियम 3 प्लस मतलब ये तुम हटा दोगे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s का और एक 3d वाला, तो d जीरो हो जाएगा। टाइटेनियम 4 प्लस अगर हम बात करें तो 4 प्लस मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हटाओगे ही पहले 4s वाला, उसके बाद ये d वाला भी दोनों हटा दोगे। तो अगर हम कहते हैं स्कैंडियम 3 प्लस, कॉपर प्लस, जिंक 2 प्लस, या फिर हम कहें टाइटेनियम 4 प्लस,
तो ये हम नहीं कह रहे कि तुम इसको याद कर लो भाई, जब तुम इसको करोगे तो तुम खुद ही देखोगे कि इसमें इस दोनों में आ रहा है, इस तीनों में रादर आ रहा है D10 और इसमें आ रहा है D0। तो D0 या D10 मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दीज स्पेसीज आर व्हाट, डायमैग्नेटिक स्पेसीज। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान नहीं रखते अगर आप कंटेंट को समझे हैं तो आप फाइंड भी कर पाएंगे। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंटेंट को सही ढंग से समझिए। अब पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले प्रॉपर्टी पर जाएंगे। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यूपरस, +1 इज क्यूपरस और +2 क्यूपरिक। तो क्यूपरस और क्यूपरिक आयन, कॉपर का एटॉमिक नंबर भी तुमको दिया हुआ है, और फिर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों में से ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है, विच इज मोर पैरामैग्नेटिक। तो मैंने पहले ही बताया कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, यहाँ कहा था ना स्पिन ओनली फॉर्मूला से कि यहाँ देखो n अगर ज्यादा होता है तो म्यू का वैल्यू भी ज्यादा आएगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा आएगा और आप कहेंगे वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। ये इसलिए लिख दिया है कि बार बार उस चीज को सारे क्वेश्चन पे एक जगह पर रहेगा तो तुमको समझा पाने में मुझे थोड़ी सी सुविधा होगी। हालांकि आपको तो बार बार लिखना चाहिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्यों कॉपर का लिखेंगे? क्योंकि कटायन है, और मैंने कहा है कटायन का कॉन्फ़िगरेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखना, अदरवाइज गलती होगा। ये 29 है, क्योंकि तुम लोग डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हो कि 29 - 1 28 का लिख दोगे, तो रॉन्ग होगा, निकल वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये क्या हो गया 29 के लिए? आर्गन 4s2 होना चाहिए था, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए आप 4s1 और 3d10 लिखते हैं, राइट। जब आप क्यूपरस लिखेंगे तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएंगे, वैलेंस सेल यही है आर्गन 3d10, और जब क्यूपरिक लिखोगे तो लिखोगे आर्गन 3d9। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। ये दोनों जो आंसर निकला, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे हैं, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है विच इज मोर पैरामैग्नेटिक। तो पहले आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा आएगा, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो तो डायमैग्नेटिक होगा। तो ये हम डी ऑर्बिटल बना रहे हैं। डी ऑर्बिटल्स कितना होता है डी सबशेल में? 5 ऑर्बिटल्स, ये दिखा दिए। D10 मतलब जब पहले आप सिंगली फिल्ड करते हैं उसके बाद पेयरिंग करते हैं, जैसे ही आप पेयरिंग करेंगे यू विल फाइंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी n का वैल्यू 0 आया। अब जब तुम इसको फॉर्मूला में डालोगे न्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n+2, तो 0+2 विल बी 2, लेकिन फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आएगा। और 0 मतलब ये पैरामैग्नेटिक है ही नहीं, ये तो डायमैग्नेटिक है। और जब D9 आप लिखते हैं तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ देखो। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि इसको D9 देख करके सपना आने लगता है कि 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्बिटल डायग्राम जरूर लिखो। तो देखोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया 1। अब जब तुम मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या था? म्यू इक्वल्स टू n यानी 1 ब्रैकेट n+2 यानी 1+2। तो ये कितना हो गया? 2 + 1 3, 1 जा 3 यानी √3। √3 कितना होता है? 1.73 यूनिट आप लिखेंगे बोर मैग्नेट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये जो क्यूपरिक है दिस इज मोर पैरामैग्नेटिक। हालांकि आपको मोर और लेस पूछा है इसीलिए मोर कह रहे हैं, अदरवाइज आप तो जान ही रहे कि दूसरा तो पैरामैग्नेटिक है ही नहीं, वो कैसा है? डायमैग्नेटिक है। एक और चीज जो तुम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, जो अभी तुरंत तुम सीखे हो, कि आगे जो अगर मान लो इसको देख करके हमसे पूछा जाता कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आगे जो नंबर आपको दिख रहा है डेसिमल के आगे वही होता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 1। या नियरेस्ट होल नंबर लेते तो 1.73 का नियरेस्ट क्या आता? 2 - 1, तो फिर से 1, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, और खुद से ट्राई करो, हम कहेंगे वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको पहले खुद से बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, खुद से ट्राई करो, और फिर नहीं होता है तो वीडियो आगे बढ़ाओ, देखो कि कैसे हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, क्यों नहीं बना तुमसे। मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 बोर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय द फॉलोइंग आयन। किस आयन? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन? कौन सा आयन जो है
2.83 बोर मैग्नेटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट देगा। ये सपना नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर सपना आ जाएगा कि 2.83 बोर मैग्नेटॉन कहने का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा कितना है, 2 है। ये तो समझ में आ रहा कि n का वैल्यू मेरा कितना आया, 2। इसमें से जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये सब आयंस दिया हुआ है तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मत लिखना, नहीं तो फिर गलती होगी। यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, आप पहले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, पहले टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। हम तो तुमको पहले ही बोले कि हम समय बचाने के लिए यहाँ तुमको उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले करके दिखाए थे। अब जिस जिस आयन के लिए कहेगा, जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट कहेगा, हम उस स्टेट के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिखा देते हैं। तो तुमसे पहले कहा मैग्नीज 2+, यानी जब यहाँ देखो ये Mn है, हमको अभी Mn2+ लिखना है, तो Mn2+ कहने का मतलब आउटर मोस्ट सेल आप हटाएंगे तो क्या बचेगा, D5, 3D5। और D5 जब तुम बनाते हो, ऐसे सबके लिए तुम बनाना, प्रैक्टिस होगा तुम्हारे लिए, अभी जरूरी है। D5 अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5। आपके पास टारगेट नंबर क्या था, 2 था, तो ये नहीं हुआ, यानी मैग्नीज वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। Mn2+ तो नहीं हो सकता करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या था, Cr3+, ये है क्रोमियम। हटाओ इससे 3 इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ से हटाएंगे फिर 2 यहाँ से हटाएंगे, तो इट विल बी Cr3+, कहने का मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 3D3। अब D3 तो देख के ही समझ में आ रहा है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 3। ये भी आपका नहीं हुआ, यहाँ 3 आ रहा है n का वैल्यू। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, निकल 2+, यहाँ है निकल, दिख रहा है सबको, 4s2 3d8। जब निकल 2+ लिखोगे तो 2+ मतलब ये हटा दोगे 2 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो बचेगा 3d8। D8 को जब आप बनाएंगे तो देखो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ देख के बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। सो दिस इज द टारगेट आयन, यही तो आपको ढूंढना था जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आए, 2 आए, तो ये तुम्हारा हुआ करेक्ट ऑप्शन। चेक करना है एक बार, तुम टाइटेनियम 3+ भी चेक कर सकते हो, अगर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाला होने का चांस है तभी, अदरवाइज एक मिल गया तो आप रुक जाइए। यहाँ से 3+ आपको लिखना है, तो 3+ मतलब 2 आप यहाँ से हटाएंगे आउटर मोस्ट से, एक यहाँ से हटाएंगे, तो ये D1 आएगा। D1 मतलब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। होप सो कि ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिप्ले करो और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज और आर पैरामैग्नेटिक। एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, इसलिए अभी आपको सबको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या था, Fe2+, फिर से हम ले आएंगे अपना ये वाला, तुम लोग लिखो, पहले Fe लिखो फिर Fe2+ लिखो। कोऑर्डिनेशन में वैसे भी ये सब यूज होना है, तो पहले से अगर ये इस पे थोड़ा सा कमांड रहेगा, और अभी बाकी के प्रॉपर्टीज में भी इसका जरूरत है, बिना कॉन्फ़िगरेशन के आप ना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का रीजनिंग कर पाएंगे, ना ही आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजनिंग कर पाएंगे। तो इसको लिखो, लिख लिख करके थोड़ा इसको प्रैक्टिस होना अच्छी बात है। ये देखो, ये था आयरन, कलर चेंज कर ले रहे, ये था आयरन और हमको चाहिए Fe2+। तो जब आप Fe2+ लिखेंगे, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 3d6। ठीक है, क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो, क्या पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हम तो पहले ही बताएं कि D1 से D6 में अभी नंबर नहीं पता करना, सिर्फ पता करना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ नहीं होगा, जहां D0 और D10 हो। D1 से D9 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही, यानी इसमें तो Fe2+ में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगला जिंक, पहले ही बताया जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। मरकरी याद करो D10 होता था, तो जब मरकरी 2+ करोगे तो फिर तुम उसका S हटाओगे, Hg80। जब तुम 80 लिखोगे, जिंक के नीचे है कैडमियम, यानी कैडमियम आप लिखते हैं 5s2 4d10, और जब आप मरकरी में आएंगे तो आप लिखेंगे 6s2 5d10। आपसे Hg नहीं कहा गया, आपसे कहा गया Hg2+। ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो फिर से 5d10 आएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है।
टाइटेनियम 4+ तो अभी हम एक्सेप्शन में दिखाए ही थे कि टाइटेनियम 4+ जब तुम लिखोगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, ये भी 2 हटा दोगे, तो टाइटेनियम 4+ मतलब ये 0 हो जाएगा, यानी टाइटेनियम 4+ भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर R जो है आपको केवल घुमाने के लिए दिया है। करेक्ट ऑप्शन इज Fe2+ ओनली। सिर्फ ये ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक है, अदरवाइज बाकी जो भी स्पेसिस दिया हुआ है, ऑल रिमेनिंग स्पेसिस आर डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द spin magnetic movement in unit of Bohr magneton of Ni2+ ion in aqueous solution would be। आपसे Ni2+ का मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है। देखो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे अभी तुरंत, D8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना निकला था, 2। तो फाइंड कर लो क्या था फॉर्मूला, न्यू इक्वल्स टू अंडर रूट। और एक तो अगर तुम समझदार हो, तुम इस चीज को समझे हो, तो तुम वैसे भी फाइंड कर लोगे कि बताया ही था कि मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डेसिमल के आगे होता है, और उसके बाद आपका यानी n+1 जो भी आपका n है, नियरेस्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि n+1 नियरेस्ट होल नंबर जो मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है वो उसी के बराबर होता है। तो वैसे समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करो। 2n हो गया, और फिर था n+1 यानी 2+1, तो ये हो गया √6, 3 2 जा 6, और इसको जब तुम स्क्वायर रूट हटाओगे तो यू विल गेट 2.84 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। यही से वैसे भी समझ में आ रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही आएगा, ये सब में देखो 2 अनपेयर्ड नहीं आएगा, यहाँ 1 अनपेयर्ड, ये तो 0 ही है यानी नो अनपेयर्ड, यहाँ 4 नंबर आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 आएगा। और अब एक ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना क्वेश्चन हमको लगता है काफी है तुमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में डालने के लिए। एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़िए खुद से। कंसीडर द कॉम्प्लेक्स आयन PQR, कॉम्प्लेक्सेस का नाम दिया हुआ है, और उसको करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी सबका आपको मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है, और क्योंकि ये सारा ऑर्डर देखो ऑप्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो उसको अरेंज करना है। अब एक चीज जो सबको यहाँ कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये H2O, ये H2O, ये Fe6, ये सब क्या दिया हुआ है टीचर, इसको तो पढ़े नहीं कभी। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है तुमको डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों का एक कह सकते हो कि मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए इसका कोई इन्फ्लुएंस तुमको अभी नहीं होगा, क्योंकि ये सारा लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड है। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है वो पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल ये समझो कि वीक लिगेंड मतलब लिगेंड का कोई इन्फ्लुएंस मेटल आयन के कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं होता, तो इसीलिए आपको इस पर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ जो आपका मेटल है, जैसे यहाँ पर तुम आयरन देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास वेनेडियम है और यहाँ Fe है, सबका पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेटल किस स्टेट पर है, और फिर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो यहाँ मान लो हमको Fe का स्टेट निकालना है, याद करो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते थे, जिसका फाइंड करना है X प्लस Fe का चार्ज कितना होता है -1 × 6, और पूरे पर ओवरऑल आयन के केस में जो आयन का चार्ज है वही नेट, क्योंकि चार्ज ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -3, और जब आप X यानी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो इट विल बी 3, देखो -6 उधर जाएगा तो +3 आ जाएगा रिजल्ट, यानी Fe यहाँ Fe3+ के फॉर्म में है, तो तुमको Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। वाटर क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नेट चार्ज 0 यानी 0 × 6 प्लस x इक्वल्स टू +2 करोगे तो वैनेडियम जो यहाँ पर आएगा वो आएगा +2 स्टेट में, यानी तुमको वैनेडियम 2+ का निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट। और Fe वैसे ही यहाँ पर देखो वाटर फिर 0 हो गया, तो x + 0 × 6 इक्वल्स टू +2 लिखोगे, तो x +2 आएगा, यानी Fe तुमको +2 स्टेट के लिए फाइंड करना है। अब मान लो कोई ऐसे हो गए जिसका रिडॉक्स रिएक्शन भी पूरा साफ होगा, तो उसको शायद थोड़ा मुश्किल होगा, उसको एक बार रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो जा करके पहले वॉच करना चाहिए, फिर इसको देखना चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं हम जो कह रहे हैं उसको बोलने से बात समझ में आ जा रहा, तो तुम ट्राई करो। फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस पार्ट पर थोड़ा जाएंगे, क्योंकि वहां तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कहता है। वैनेडियम तुम अभी निकाले हो, ये था तुम्हारा मेटल का कॉन्फ़िगरेशन। 2+ जब कह रहे यानी आप इस दोनों को हटा देंगे, यानी क्या बच जाएगा D3। वैनेडियम 2+ मतलब मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा D3, पहले आयन हम लिख दे रहे हैं Fe2+, देखो यहाँ Fe2+ D6,
फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बात करते रहे। Fe3+ यानी आप यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन हटा लीजिए तो दिस विल बी D5, ठीक है। अब हम एक ही बार डायरेक्ट d ऑर्बिटल बनाते हैं और किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देते हैं सबके लिए। सबसे पहले कम वाला देखो, किसमें D3 पहले आएगा, तो 3 के लिए देख लो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ n का वैल्यू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 3 इन केस ऑफ वैनेडियम। उसके बाद 4 और ये 5, तो 5 वाला स्पेसिस आपके पास है Fe3+, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 पहले वाले कॉम्प्लेक्स में यानी P में। और फिर D6, तो 6 जब तुम लिखोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब आपका कम हो गया, कितना बच गया देखो 4 तो यानी सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसी का आएगा, इसका मतलब P, तो P देखो सबसे आगे किसमें है, ये 2 केस में P आगे। नेक्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है R में, तो R यहाँ है, यहाँ Q आगे दिया हुआ, और फिर लास्ट में Q, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ये हुआ, क्योंकि P सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा, उसके बाद R और सबसे लास्ट में Q। होप सो कि मैग्नेटिक बिहेवियर कम से कम सबको अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.